Hello students, here our next lecture of class 7th chapters transportation in animals and plant and subject is science. Okay, chapter number 11 transportation in animals and plant. तो transportation means होता है परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह जाना and animals जानवर हैं, plants आपको पता है पौधे यानी कि जंतुओं में और प्लांट्स में कैसे परिवहन होता है। परिवहन किसका बेटा? कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, कैसे हमारी बॉडी के जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं और फिर हमें एनर्जी देते हैं, हमें एनर्जी कैसे मिलती है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारे इस चैप्टर में आएंगी। ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करेंगे, कैसे मिनरल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कैसे वेस्ट प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है या कैसे बॉडी से उसे रिप्लेस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ट्रांसपोर्टेशन में आएंगी। ओके, तो स्टार्ट करें हमारा चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट। You have learned earlier that all organisms need food। आप पहले पढ़ के आ चुके हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को खाने की रिक्वायरमेंट तो है ही है, साथ ही साथ वाटर की रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है। अगर वो सर्वाइव करेंगे तो मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव करना मीन्स जिंदा रहना, ठीक है। तो जिंदा रहने के लिए उन्हें फूड की जरूरत है। दे नीड फूड, दे नीड वाटर एंड दे नीड ऑक्सीजन। ओके, तो ये 3 बेसिक चीज़ें तो उनको चाहिए ही चाहिए। तो बोल रहे हैं कि दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। अब ये चाहिए तो हमने कह दिया, लेकिन जैसे क्या होगा जब आप खाना खा रहे हो और वो फिर अंदर जा ही नहीं रहा है तो क्या होगा? कोई फायदा होगा उस खाने का? नहीं होगा। जब तक खाना हमारे स्टमक तक पहुंचेगा नहीं, जब तक वहाँ डाइजेशन होगा नहीं, और डाइजेशन के बाद जो मिनरल्स वगैरह जो बन रहे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे नहीं, तो फिर उसका क्या फायदा ना? तब तक तो कोई फायदा नहीं होगा। आपने सांस ली, वो अंदर गई ही नहीं, लंग्स तक पहुंची नहीं, तो कोई फायदा होगा? नहीं होगा, है ना। पानी पिया, गले से नीचे जाएगा ही नहीं, तो प्यास कैसे बुझेगी, है ना। तो इस चीज के लिए क्या होता है कि ठीक है, ये बेसिक नीड तो हमारी है ही है, साथ ही साथ उनको चाहिए कि वो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचे। ओके, further animals need to transport wastage to parts from where they can be removed। तो और साथ ही साथ ये चीज़ें तो चाहिए चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी में जो बनने वाला वेस्ट होता है, एनिमल्स या प्लांट की बॉडी में जो बनने वाला वेस्ट होता है, उसको भी अपने उस पर्टिकुलर जहाँ पे वो बना है वहाँ से रिमूव होने वाली जगह तक पहुँचना पड़ता है। इट मीन्स ये भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ये भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, है ना। तो इसकी ज़रूरत होती है। हैव यू वंडर हाउ ऑल एनिमल हैव यू वंडर हाउ ऑल दिस इज अचीव। तो क्या आप कभी आपने सोचा नहीं इस बारे में? क्या अभी सरप्राइज कभी नहीं हुए, या कभी आपने ये नहीं सोचा कि कैसे ऐसा होता होगा, कैसे सारे के सारे एनिमल्स को ये सारी चीज़ें मिलती हैं, मिनरल्स, हमने खाना खाया, हमें एनर्जी मिल गई, हमने सांस ली, हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमने पानी पिया, हमारी प्यास बुझ गई, वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव होते जा रहा है। तो कभी आपने सोचा नहीं कि ऐसा क्यों होता है? ऑफकोर्स आपने सोचा होगा। तो बोल रहे कि लुक एट फिगर 11.1। तो ये हमारा फिगर 11.1 है। देखिए कैसे इसमें आपको एक नेटवर्क सा दिखा रखा है। देखिए यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे वेन्स हैं, दिस ब्लू कलर की वेन्स हमें दिखा रखी हैं, आर्टरीज रेड कलर की आर्टरीज हैं। देखिए कैसे इसका नेटवर्क है, बस आप अभी इतना समझिए कि कैसे इनका नेटवर्क है। देखिए पूरी बॉडी में फैला हुआ है, कहीं ऐसा नहीं होगा जहाँ पे ये छोटा है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है, फैला है ना। तो इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर होगा। तो चलिए जानते हैं। तो बोले कि डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल। क्या आपने हार्ट और ब्लड वेसल्स देखे बेटा? दिस इज हार्ट, और ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, ये छोटी छोटी पतली पतली, इनको हम क्या बोल देते हैं? ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो आपने देखा, दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये क्या करते हैं? ये काम करते हैं एक ट्रांसपोरेटरी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, और साथ में मिलके जितने भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करना है, जो जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, उन सबको एक साथ लेके जाते हैं। और इसको एक साथ हम क्या कह देते हैं? ये ब्लड वेसल, हार्ट वगैरह जो भी है, इनको हम क्या कह देते हैं बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि ये सर्कुलेट होते रहता है, ब्लड क्या करते रहता है? सर्कुलेट होता है, और ब्लड में ही ये सारी चीजें मिक्स होके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ओके, तो इसी वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम इसे कह दिया जाता है। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट, कैसे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे एनिमल में ट्रांसपोर्ट होता है। तो थोड़ा सा आइडिया तो हमें मिल गया कि जो ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स को, खाने को और वाटर को, सारी चीज़ों को, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इतना आइडिया तो हमें हो गया है ना। तो थोड़ा सा जान लें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले आपको सर्कुलेटरी सिस्टम दिया गया है, और सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट ब्लड,
उसकी बात अब करते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी, क्या होगा अगर आपको कट लग गया बॉडी में, तो बेटा ऑफ कोर्स ब्लड फ्लोज आउट, ब्लड फ्लो होने लगेगा, ब्लड ब्लीडिंग होने लगेगी, है ना। बट व्हाट इज द ब्लड, व्हाट इज ब्लड। अब हम कहते तो हैं कि ब्लड फ्लो हो गया, अरे खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, बहुत बड़ा कट गया, लेकिन ये ब्लड होता क्या है, कैसे ये बनता है हमारी बॉडी में, ये आता कहाँ से, ये कभी आपने सोचा। तो देखिए, ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल, ब्लड एक फ्लूइड होता है जो कि इन्हीं ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट रहता है। और इसका काम क्या है, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्ट हुआ फूड, यानी कि बेटा जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना, वो बिल्कुल लिक्विड बन जाता है। आपने जैसे रोटी खाई, रोटी हार्ड है, सॉलिड पार्ट है ना, वो रोटी आपकी लिक्विड बन जाएगी, बिल्कुल पानी बन जाएगा, वो फिर ब्लड में मिक्स हो जाएगा। यानी कि ब्लड में मिक्स होने के लिए किसी भी सब्सटेंस को वाटर जैसा बनना पड़ेगा, यानी कि लिक्विड बनना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ब्लड इन्हीं वेसल्स से होके जाता है, अगर उनमें छोटे छोटे पीस रह गए हमारे खाने में तो फिर वेसल्स तो ब्लॉक हो जाएंगी ना। तो इसलिए चाहिए कि जो भी खाना हम खा रहे हैं वो बिल्कुल पानी जैसा हो जाए। और जो पानी पीते हैं ना हम, पानी को डाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, क्यों, क्योंकि पानी तो ऑलरेडी लिक्विड है, तो लिक्विड है तो वो ऐसे ही डाइजेशन की जरूरत नहीं होती, वो ऐसे ही जल्दी से हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। जबकि खाने को डाइजेशन की जरूरत होती है, तो वो छोटे 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 पार्ट में टूटते टूटते बिल्कुल लिक्विड बन जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया है, ये ट्रांसपोर्ट करता है जैसे कि डाइजेस्टेड फूड को फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। और कहाँ डाइजेस्ट होता है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है बेटा, खाने का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना। तो ये क्या करता है, ये ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से जितने भी डाइजेस्टेड, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसमें जितने भी मिनरल्स, जितने भी वाइटामिन वगैरह मिल रहे हैं, उन सभी को कैरी करता है और एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, यानी कि पूरी बॉडी में उसे फैला देता है, ओके। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है, कहाँ से, लंग्स से। लंग्स में और जो प्योर ऑक्सीजन है हमारा, प्योर फॉर्म में जो ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है उसको लेके आता है और बॉडी के हर एक सेल तक ये पहुँचाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, और साथ ही साथ हमारी बॉडी में बनने वाला वेस्ट, वेस्ट क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिन है, एक्सक्रीट है, ये सब वेस्ट तो है ना हमारी बॉडी को, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको भी ये ट्रांसपोर्ट करता है ताकि बॉडी से ये रिमूव हो सके, ओके। तो बोल रहे हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस। तो क्वेश्चन आता है कि ब्लड इतने सारे फंक्शन कैसे कर लेता है, कैसे इतने सारे कैरी करता है फंक्शन को। अब ब्लड इज अ लिक्विड, ब्लड एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जब भी कट लगता है तो आपने देखा होगा लिक्विड तो होता है ना, वो पानी तो होता है, लिक्विड मीन्स तरल कहा जाता है वैसे, विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट, जिसमें कि सेल्स होती हैं, जिसमें कि इसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पे ये तो ठीक है, लेकिन पहेली के दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। और कलर का भी तो हो सकता था ना ब्लड, वाइट हो सकता था, ग्रीन हो सकता था, ब्लू, येलो, तो रेड ही क्यों, आखिर ऐसा क्या होता होगा कि ब्लड का कलर रेड है। तो चलिए जानते हैं। टर्न योर पेज, ओपन पेज नंबर 122। तो द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो देखिए जो फ्लूइड पार्ट हमें नजर आता है ना, जब भी हाथ आपका कटता होगा या कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट अगर आपके साथ हुआ है तो आपने देखा होगा कि फ्लूइड निकलता है, तो उस फ्लूइड को हम क्या बोल देते हैं बेटा, प्लाज्मा, ठीक है। उसका नेम ही प्लाज्मा होता है। जैसे आप लोगों के कोई पर्टिकुलर नेम है ना, वैसे ही ब्लड का भी एक पर्टिकुलर नेम, ब्लड में प्रेजेंट कंपोनेंट्स के भी पर्टिकुलर नेम है, जैसे कि एक पार्ट इसका प्लाज्मा है। अब देखो इसमें होता क्या है, हमने कहा कि इसमें अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, है ना। तो वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल। तो इस प्लाज्मा में प्रेजेंट रहती है एक टाइप की सेल, जैसे कि हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, यानी कि RBC, R फॉर रेड, B फॉर ब्लड, C फॉर सेल्स, ओके। रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहती है विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अच्छा देखिए, आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया होगा कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्तियों का कलर या लीव्स का कलर ग्रीन होता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जो कि रेड कलर हमें देता है, ठीक है बेटा। तो उसका रेड कलर होता है और उस पिगमेंट को क्या कह देते हैं बेटा, हीमोग्लोबिन। आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन कम है। अगर कभी आपको बुखार आया या कुछ हुआ, आप डॉक्टर के पास गए तो आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट किया होगा, या आँख ऐसे नीचे करके देखते हैं ना डॉक्टर, आँखों के पोर्शन को आपको नीचे करके वो देखते हैं, आपसे ऊपर देखने को कहते हैं, तो वो उस टाइम पे आपका
हीमोग्लोबिन लेवल चेक कर रहे होते हैं। ओके, तो हीमोग्लोबिन लेवल मीन्स ब्लड कितना है बॉडी में, एक सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड है या नहीं है। आप भी चेक कर सकते हो, अपना शीशे के सामने खड़े हो जाइए और जो आँखों का आँखें आँखें है ना आपकी, उसको थोड़ा सा नीचे कीजिए, आप ऊपर देखिए और जो नीचे आईलीड वाला जो पोर्शन होता है, नीचे नीचे साइड की आईलिड्स, उसको थोड़ा सा नीचे खींचिए और फिर शीशे में देखिए। अगर आपको रेडिश दिखाई दे रहा है तो इट मीन सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एक जर्नल आइडिया होता है। अदरवाइज हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए तो फिर टेस्टिंग ही होती है, ब्लड टेस्ट किया जाता है। अदरवाइज ये एक नॉर्मल सा आइडिया होता है कि आप आईलिड्स को नीचे कीजिए और वहाँ पे रेड कलर अगर आपको दिखाई दे रहा है, रेडिश पिंकिश कलर, तो इट मीन्स कि इनफ है आपके पास। अगर फिर वाइटिस वाइटिस अगर नजर आ रहा है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ब्लड की कमी हो रही है। ओके, तो एक टाइप का जो सेल है हमारे प्लाज्मा में उसे रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, जो कि रेड पिगमेंट को कंटेन करता है, जिसे कि हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ओके, यानी कि इसका मतलब ये हुआ ना कि हीमोग्लोबिन अगर हमारे ब्लड में प्रेजेंट है तो इसलिए हमारा ब्लड क्या है, रेड है। तो पहली को आंसर मिल गया। हमारे ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, ठीक वैसे ही जैसे प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट रहता है और उसे ग्रीन कलर देता है, तो ऐसे हमारी बॉडी में एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसे कि हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ये हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। ओके बेटा, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो सांस हमने ली थी ना उसको वो और उससे बाइंड हो जाता है, उससे जुड़ जाता है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू द ऑल अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। देखिए हीमोग्लोबिन, हमने कहा कि ब्लड क्या करता है, सारी चीज़ों को लेके जाता है, ऑक्सीजन को भी लेके जाता है, डाइजेस्टेड फूड को भी लेके जाता है, वाटर को भी लेके जाता है, सारी चीज़ों को लेके जाता है। तो ब्लड कैसे लेके जाता है, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, जैसे हमारी एक बॉडी है, समझ लीजिए कि हमारी बॉडी है, हमने उसे प्लाज्मा कह दिया। जैसे हमने ब्लड मान लीजिए हमारी बॉडी है, ठीक है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल ताकि आपको समझ में आए। फिर हमारी बॉडी में हैंड्स है ना, फीट्स भी हैं, तो हैंड को मान लीजिए रेड ब्लड सेल, और इस हैंड के अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है। और जब ये एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है तो सब जगह सेल ही तो सेल प्रेजेंट है ना, हमारी बॉडी में इतनी सारी सेल्स प्रेजेंट है। तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस टाइम पे सारे के सारे सेल्स को ऑक्सीजन हमारी मिल जाती है और सभी के सभी सेल्स सर्वाइव करने लगते हैं, है ना। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो हमारी सारी की सारी सेल्स को ये नहीं मिल पाता, ये ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी में कैसे जाता ऑक्सीजन बिना ट्रांसपोर्ट के, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो इसको पूरा जकड़ लेता है, पूरा खींच देता है अपनी तरफ और उसके बाद लेके जाता है, अपने आप में मिक्स कर देता है, ठीक है। तो इसलिए वो फिर वो फ्लो होता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाता अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो बोल रहे द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। तो यानी कि जो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट है वो इसको क्या बनाता है, रेड कलर का बनाता है, ठीक है। अब एक चीज और आ रही है, द ब्लड ऑल्सो हैज, ब्लड के पास रेड ब्लड सेल्स तो है ही हैं, साथ ही साथ वाइट ब्लड सेल्स भी हैं। तो ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, इन वाइट ब्लड सेल्स के पास अपना कोई पिगमेंट नहीं होता है रेड ब्लड सेल की तरह, तभी ये रेड नहीं है या अलग कलर के नहीं है। तो बेटा वाइट को कलरलेस माना जाता है, साइंस में जब आप बात करोगे तो वाइट को कलरलेस कहा जाता है या कलरलेस को वाइट कहा जाता है। तो बोल रहे कि वाइट ब्लड सेल्स जैसे कि WBC कहा जाता है, W मीन्स वाइट, B मीन्स blood and C means cells. So the blood also has white blood cells which fight against germs and may enter our body. तो देखिए that may enter our body। तो अभी देखो क्या होता है ना, हमारी जैसे आपने देखे ना सोल्जर्स होते हैं ना, सिपाही होते हैं जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं, अटैक से हमें जितने भी अटैक हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक है या किसी का भी अटैक अगर हो रहा है तो उससे वो हमें बचाने की कोशिश करते हैं ना, कभी कभी अपनी जान भी दे देते हैं। हम रोज़ सुनते हैं कि आज ये शहीद हो गए, वहाँ से शहीद हो गए, तो बेटा वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, पूरी कंट्री को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी सोल्जर्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अपनी, जैसे वो शहीद होते हैं ना सोल्जर्स, तो वैसे ही ये भी खुद को क्या कर देते हैं, खुद को मार के भी ये हमें सेव कर रही होती हैं हमारी बॉडी की सेल्स। अब है ना इंटरेस्टिंग कि कितने हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ सेल्स ऐसी हैं जो हमें बचाती हैं, जो हमें हर बार प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, तो इनको कहा जाता है वाइट ब्लड सेल्स। अब किससे ये हमें बचा रही हैं, हमारी बॉडी में एंटर करने वाले जर्म्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग
बहुत बाहर का खाना खा रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। आपने बाहर से पानी पी लिया, साफ पानी नहीं था, जर्म्स बॉडी के अंदर चले गए। इवन सांस लेते टाइम भी बहुत सारे जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो जैसे ही वो जर्म्स या जैसे ही वो बीमारी हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स है ना, बहुत जल्दी उनसे फाइट करते हैं। आपने जैसे कार्टून्स वगैरह आप देखते हो ना, कितनी जल्दी फाइट करते हैं वो पुलिस और चोर का, आपने देखा होगा कैसे फाइट करते हैं। तो ठीक वैसे ही इनकी भी फाइटिंग होती है बॉडी के अंदर, और जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो उस जर्म को वहीं मार देती है और हमें बीमारी नहीं होती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बेटा, जैसे कफ एंड कोल्ड आपको होता होगा, सर्दी जुकाम लगता है ना, तो उस टाइम पे भी एक ये समझ लीजिए कि अगर कभी कभी वो लगना भी जरूरी है, क्योंकि पता चलता है कि हाँ इम्यून सिस्टम एक्टिव है, काम कर रहा था वो, बाहर से आने वाले जर्म से लड़ रहा था और कुछ चीज़ें तो उसने ख़त्म कर दी, लेकिन थोड़ा बहुत कफ कोल्ड रह गया तो वो शो हो रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता होगा कि मतलब दिन भर में कितने सारे जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर जाते होंगे ना। आप भले कितनी साफ जगह पे रह रहे हो, आप कितना ही अच्छे से खा रहे हो ना कहीं वो हवा के थ्रू, किसी के थ्रू कोई ना कोई जर्म्स बॉडी के अंदर चले ही जाते हैं। तो उनसे फाइट कौन करता है? उन जर्म से फाइट करने का काम होता है हमारे वाइट ब्लड सेल्स का, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं। इम्यून सिस्टम आजकल कोरोना वायरस की वजह से कहा जा रहा है ना, अपना इम्यून सिस्टम हेल्दी बनाइए, तो अल्टीमेटली हमारे वाइट ब्लड सेल्स ही वहाँ पे काम करने वाले हैं। हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं हमें किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। मतलब वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी कॉज कर सकते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, हमें कुछ भी नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो लगातार एक्टिव रहती हैं, वो हमेशा हमारे लिए काम कर रही होती हैं। ओके, तो बोल रहा है कि बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। तो बूजो जब वो खेल रहा था, एक गेम कोई खेल रहा था, तो वो गिर गया और उसका जो घुटना था वो इंजर्ड हो गया। ठीक है, तो बोल रहे ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। अब जो कट लग गया था तो उससे ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लड बाहर निकल रहा था। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद उसने देखा कि ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैज प्लग्ड द कट। आपने भी देखा होगा ऐसा कि कभी कभी जब आपको कट लग जाता है, आप गिर जाते हो, तो थोड़ी देर तो ब्लीड होता है, थोड़ी देर तक ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि वाइट रेडिश कलर का वहाँ पे को हो गया है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। और फिर एक दो दिन बाद आप देखेंगे उसमें ब्लैकिश कलर के पार्ट्स आ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक चढ़ जाता है ना उसके ऊपर। तो बेटा ये क्या होता है? तो अब ये आ जाता है, बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। एक तो बूजो को लगी है, दर्द हो रहा है, ऊपर से ये अब पता नहीं अलग ही सा उसको नजर आया, तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, पजल्ड हो गया कि अब ये क्या है, वो ऐसे सोचने लगा। ठीक है, तो ये था क्लॉट, इसे क्या कह दिया जाता है? तो बोल रहा है कि आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लस द कट पे वो आ गया था। बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस एंड द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो अब बूजो तो पजल्ड हो गया था, लेकिन वो अच्छा था या नहीं था? बताओ, वो क्लॉट अच्छा था या नहीं था? ऑफकोर्स अच्छा था। क्यों? क्योंकि उसने ब्लीडिंग रोक दी। अगर लगातार ब्लीडिंग होते ही रहती तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाती ना। तो वो जल्दी से वो सेल्स जो क्लॉट बनाती हैं, जो ब्लीडिंग को रोकती है, जो ब्लीड होने से रोकती है, वो सेल्स जैसे ही हमें लगती है या कोई ऐसी इंजरी होती है तो जल्दी से वो एक्टिव हो जाती है और उस लगी हुई जगह में आने लगती है, वहां पे को प्लस हो जाती है। ठीक है, तो इससे होता क्या है? ब्लीडिंग रुक जाती है। और ये भी एक टाइप के सेल्स हैं जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स, हमारे ब्लड में प्रेजेंट। तो यानी कि 3 टाइप पढ़ लिया ना बेटा, वैसे तो 4 पढ़ लिया। पूरा का पूरा फ्लूइड है हमारा प्लाज्मा, इसमें रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती है और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स का काम क्या है? देखिए, रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है बेटा? इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है और बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाता है। दूसरा, वाइट ब्लड सेल्स क्या करती है? हमारे लिए फाइट करती है, जर्म्स के साथ फाइट करती है कि नहीं, आप डिजीज नहीं कर सकते बॉडी में। ओके, और उसके बाद प्लेटलेट्स क्या करती है? अगर कभी इंजरी हो गई, लग गई कभी, कुछ एक्सीडेंट या कुछ इस तरीके का इंसिडेंट हो गया, तो उस टाइम पे जल्दी से क्लॉटिंग वो कर देती है, जिससे कि ब्लड एक्सेसिव लॉस ब्लड का ना हो। ओके, नाउ ब्लड वेसल्स के बारे में अब हम जानते हैं। ठीक है, तो पहले हमने ब्लड के बारे में पढ़ा ना, अब ब्लड में प्रेजेंस जो वेसल्स होती हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप की ब्लड वेसल्स होती है। ओके, तो यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ एयर ऑक्सीजन फिल्स द लंग। आपको पता है, हम पढ़ के आ चुके हैं, हमने जोर की सांस ली या हम हल्के से भी सांस लेते हैं तो क्या जाता है बेटा? ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है और ये क्या कर देता है? फिर लंग्स में भर जाता है ना? यही तो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में।
ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ऑक्सीजन को जरूरत है लंग्स तक तो वो पहुंच गया, लेकिन ऑक्सीजन को जरूरत है कि ये बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचे, हर एक सेल को, सिर्फ लंग्स को ही नहीं, हमारी बॉडी में प्रेजेंट जितने भी सेल्स हैं ना बेटा, उन सभी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑल्सो द ब्लड पिक अप द वेस्ट मटीरियल इंक्लूडिंग कार्बन, अब ये ब्लड के थ्रू चले जाएगा, है ना। तो साथ ही साथ द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। अब देखो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करके तो लेके ही लेके जाता है, साथ ही साथ उसमें प्रेजेंट कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, ब्लड में प्रेजेंट कुछ वेसल्स ऐसी होती हैं, कुछ ऑक्सीजन को लेके जाती हैं और कुछ किसको लेके जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाती है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, आपके फ्रेंड को लग गई तो आपसे कहा जाता है कि ठीक है बस तक छोड़ के आओ, घर भेजना है, या हॉस्पिटल हम लेके जा रहे हैं तो बस तक छोड़ के आओ। तो आप में से क्या करते हो बेटा, एक तो जिस बच्चे को लगी है वो, दो बाकी फ्रेंड्स जाते हो, एक उस बच्चे को पकड़ के लेके जाता है और एक उसके बैग को कैरी करके लेके जाता है ना, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही नहीं कर पाएगा, या आंटी या कोई अंकल ऐसे करते हैं तो वो साथ में लेके जाते हैं। तो ऐसा ही हमारे ब्लड में भी होता है। तो एक ही ब्लड वेसल कार्बन डाइऑक्साइड और एक ही ब्लड वेसल ऑक्सीजन ले जाएगी, तो फिर तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने वाला, वेस्ट मटेरियल को ले जाने वाली वेसल अलग होती है, ऑक्सीजन को लेके जाने वाली वेसल अलग होती है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अब देखिए इसको भी जरूरत है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत है। तो दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट द लंग्स फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन योर चैप्टर 10, ठीक है। तो इस ब्लड को जरूरत है कि वो क्या करे, वापस जाए हार्ट में, ट्रांसपोर्ट करते हुए हार्ट में, लंग्स में जो रिमूव करना है कार्बन डाइऑक्साइड को, जो रिमूव करना है उसको लेके जाए। मतलब होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है उसको वापस से भेजा जाता है कि आप प्योर करो, हार्ट में भेजा जाता है कि आप प्योर करो, ऑक्सीजन वाला बनाओ, फिर वापस लगातार सर्कुलेशन ये होते ही रहता है। तो वही आपसे कहा जाता है, तो इस ब्लड को जाना पड़ता है कहाँ, हार्ट में, ताकि लंग्स में ट्रांसपोर्ट हो फ्रेश एयर का और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिमूव हो जाए, ठीक है। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, तो यहाँ पे 2 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, वन इज आर्टरीज, सेकेंड वन इज वेन्स, ठीक है। तो एक को आर्टरीज कहा जाता है और दूसरे को वेन्स हम कहते हैं। देखिए ये वेन्स है ना, देखिए आपको डायग्राम में दिखाई थी, दिस इज वेन एंड दिस वन इज आर्टरी, ओके। तो 2 टाइप की ब्लड वेसल्स हमारी प्रेजेंट है। तो यही हमारी ब्लड वेसल, देखो नेटवर्क बना रखा है ना, ये ब्रांच भी है इनकी बहुत सारी, तो इनको ब्लड वेसल कहा जाता है, आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं आर्टरीज की। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन, ये याद रखने की जरूरत है कि आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन को कौन लेके जा रहा है, आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हार्ट में प्रेजेंट जो प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, तो जल्दी से आर्टरीज हार्ट में जाती है और इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके पूरे बॉडी में फैल जाती है। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर, तो क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत जल्दी जल्दी होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हो रहा है, तो द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, तो इसलिए इनकी क्या होती है, थोड़ी मोटी मोटी इलास्टिक वॉल होती है, ताकि बहुत तेज फ्लो की वजह से ये फट ना जाए, ठीक है। तो देखा हमारी बॉडी में कितना अच्छा फंक्शन है, नेचर ने हमें कितना वेल ऑर्गेनाइज तरीके से तैयार किया हुआ है, सारी चीज़ों को सोच समझ के बनाया। जैसे कि किडनी कभी कभी क्या होती है, किसी किसी की एक किडनी खराब हो जाती है तो दूसरी किडनी से सर्वाइव करते हैं, तो नेचर को पता था कि उल्टा सीधा खाएंगे और किडनी खराब करेंगे तो एक और किडनी बना देता हूँ, है ना। तो ऐसे ही हमारे नेचर ने हमें बहुत ज़्यादा वेल एलाबोरेट हमें बना रखा है कि चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी भी तो हम ठीक कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। तो एक एक्टिविटी करते हैं जिससे जानते हैं कि कैसे ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज के थ्रू ब्लड में। तो बोल रहा है, प्लेस अ मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट ब्रेस्ट। तो कुछ इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप पकड़ेंगे अपनी इनर साइड पे, या इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं अपने राइट हैंड से, लेफ्ट वेस्ट को पकड़िए। 11.2 में दिखा रखा है, देखो बेटा ये 2 फिंगर्स है ना, या आप ऐसे पकड़िए या आप ऐसे पकड़िए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों तरीके से पकड़ सकते हो। तो अब क्या करना है, कैन यू फील सम थ्रोविंग मोमेंट, क्या आपको यहाँ पे को कोई मोमेंट फील हो रही है
ऑफ कोर्स हो रही होगी बेटा, थ्रोबिंग मूवमेंट उसे कहा जाता है। तो ये मूवमेंट आपको फील हो रही है। तो बोला कि वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रोबिंग, आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पे थ्रोबिंग हो रही है या बीटिंग टाइप हो रही है। दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड द पल्स, यहाँ पे हमारी होती है पल्स। तो इस से क्या कहा जाता है ना, आपका पल्स रेट कितना है, या कोई डॉक्टर, जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो आपकी पल्स चेक करते हैं, नब्स चेक करते हैं ना, तो ये क्या होती है, हमारी पल्स होती है। एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, ये इसलिए होता है क्योंकि आर्टरीज से ब्लड फ्लो हो रहा है। ये ब्लड का फ्लो है, कितनी तेजी से वो जा रहा होगा सोचो, हम फील भी कर पा रहे हैं, है ना। तो ये ब्लड फ्लो कर रहा है हमारा बेटा, फिर से ट्राई कीजिए, देखिए ब्लड फ्लो कर रहा है, आर्टरीज से जा रहा है बॉडी के पार्ट तक, तो उछल उछल के जा रहा है ना, तो इसलिए तो हमें थ्रोबिंग फील हो रही है। तो बोल रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ द पल्स बीट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी पल्स आपकी बीट हो रही हैं उसे आप काउंट कर सकते हो। ओके, उसे काउंट कीजिए। आज जब आप काउंट कर लेंगे तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मेनी पल्स बीट कुड यू काउंट, आपने 1 मिनट में कितनी पल्स आपकी बीट, कितनी बार बीट हुई, आपका कितने बार बीटिंग आया, आपने काउंट किया। द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट, तो 1 मिनट में जितनी बीट्स आपकी हुई, आपकी 70 हुई, 72 हुई, 74 हुई, जितनी भी हुई उसे क्या कह दिया जाएगा, पल्स रेट। लेकिन सिर्फ 1 मिनट वाले को बोलेंगे, ठीक है, 1 मिनट के बेसिस पे ही से लिया जाता है। तो 1 मिनट में जितना भी बीटिंग हुआ पल्स में उसे हम पल्स रेट कह देते हैं। ओके, रेस्टिंग person usually has a pulse rate between 72 and 80 beats per minute। तो जो रेस्ट में है पर्सन, अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पर जो बीट होता है वो 72 टाइम भी आ सकता है और 80 टाइम भी आ सकता है। ठीक है, किसी का 72, किसी का 80। ओके, तो बोल रहा है फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स, तो बाकी जगह भी फाइंड कीजिए बेटा जहाँ पल्स फील कर सकते हो। आई नो आपको बहुत सारी जगह पता है, नेक पोर्शन के आसपास है ना, वहाँ पे भी तो फील कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह होती हैं बॉडी में, तो आप इसे फील कर सकते हो और फिर मुझे बताएंगे। ओके, रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। तो अब क्लासमेट्स का तो आप बीट कर नहीं पाओगे, रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, आपसे कहा जा रहा है कि अपनी पल्स बीट को रिकॉर्ड कीजिए, साथ ही साथ क्लासमेट के भी कीजिए। तो कोई बात नहीं बेटा, आप क्लासमेट का नहीं कर सकते हो तो घर में अदर और लोग भी तो है ना, घर में अपने ब्रदर सिस्टर का, अपने मदर फादर का भी आप काउंट कर सकते हो, ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड फादर हैं, तो उनका भी आप काउंट कर सकते हो। तो घर में जो लोग हैं उनका काउंट कीजिए। तो आप तो डॉक्टर बन जाएंगे, आपसे पूछेंगे कि अच्छा ऐसे तो डॉक्टर भी चेक करते हैं, आप भी चेक करते हो, आपको भी आता है ना। तो नेक्स्ट अब है हमारा आगे, देखिए, कंपेयर द वैल्यूज यू ऑब्टेन एंड इंसर्ट देम इन टेबल। तो आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने के बाद जो जो वैल्यूज आपकी आती है उसे लिख लीजिए। अगर आपने अपनी बहन का किया था तो बहन का नेम लिख दीजिए, ब्रदर का किया था उनका, मदर फादर जिसका भी आपने किया, अपना भी किया होगा तो फर्स्ट में अपना लिखिए, और जितनी बीट आपकी पर मिनट आई, 1 मिनट में कितनी बार बीट किया वो लिख दीजिए। ओके, और इसे फिल करके फिर मुझे सेंड कीजिए बेटा। ओके, नाउ वेन्स, आर्टरीज तो पढ़ दिया, ऑक्सीजन कैरी जो भी ब्लड होता है उसको, ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है उसे कैरी करके लेके जाती है, बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाती है। अभी वेन्स क्या करती होगी, दूसरी जो ब्लड वेसल है हमारी, तो वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो यहाँ पे क्या करती है, वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि जितने हमारी पूरी बॉडी से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हुआ है ना, वो इस वेन्स में कैरी करके वापस हार्ट को भेज दिया जाता है, ताकि हार्ट उसे फिर प्योरीफाई करें और हम सांस छोड़ें। हम सांस छोड़ेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी लेके आए ना वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना अच्छा फिनोमिना हमारी बॉडी का है। तो वेन्स वो वेसल्स होती हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करके लेके आती हैं, बॉडी के हर एक पार्ट से हार्ट तक पहुंचाती है। द वेन्स हैव थिन वॉल, इनकी पतली पतली वॉल्स होती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लो इसमें होता नहीं है। देयर आर वॉल प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो एंड ओनली टूवर्ड द हार्ट। ठीक है, तो वेन्स के पास वॉल्व होते हैं ना, जैसे आपने नल में देखा होगा वॉल्व लगाया जाता है, तो वैसे ही वॉल्व प्रेजेंट रहती है जो सिर्फ इस ब्लड को हार्ट में जाने देता है, बाकी पार्ट्स में नहीं जाने देता। क्यों? क्योंकि अगर बाकी पार्ट्स में गया तो फिर तो ये प्योर ऑक्सीजन वाला तो जाएगा ही नहीं ना, मिक्स हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला हो जाएगा। तो इसलिए ये वॉल्व ये सिर्फ हार्ट तक ही इसको लेके जाने देते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम देखिए बेटा, ये है सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन का, कैसे सर्कुलेट हो रहा है वो है यहाँ पे को। देखिए ये है हमारी कैपिलरीज, फिंगर लाइक हाथ जैसा नजर आ रहा है ना बेटा, ये है कैपिलरीज, ये हमारा हार्ट है।
ठीक है। और यहाँ पे हमारे लंग्स हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है, ठीक है। नाम होता है आर्टरी का भी, नाम है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, और ये हमारी वेन्स है और ये आर्टरीज है, ठीक है। ये अलग आर्टरी है, ये अलग आर्टरी है, ये अलग आर्टरी है, ओके। तो देखो हो क्या रहा है, लंग्स में ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन आएगी या कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाएगा वापस बॉडी से, यहाँ से पल्मोनरी वेन आएगी, हार्ट में प्रेजेंट जो ब्लड है उसको ये पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे आर्टरी जुड़ी हुई है, ये ब्लड को लेके जाएगी, देखो यहाँ से लेके जा रही है, पूरी बॉडी में लेके जा रही है, फिर ये बॉडी के सारे पार्ट्स में। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वेन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके जा रही है, वापस हार्ट में लेके चलेगी, है ना। अब हार्ट क्या करेगा, दोबारा से प्योरीफाई करेगा, प्योरीफाई करने के लिए प्योरीफाई करके फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेजेगा, ऑक्सीजन वाला आ गया, फिर इसको वापस, ये ऐसे ही ये प्रोसेस लगातार चलते ही रहती है, ओके। नाउ बूझो कुछ कह रहा है, I am confused. I have learned that an artery always carry oxygen rich blood. तो अभी तक बूझो कह रहा है कि मैंने हमेशा यही पढ़ा है कि जितने भी आर्टरीज होती हैं वो सभी ऑक्सीजन रिच ब्लड को कंटेन करके ले जाती हैं, और मैंने भी आपको यही बताया है आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है ना। तो फिर बोल रहा है वो, लेकिन वो कंफ्यूज है, क्यों कंफ्यूज है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, है ना। क्यों, क्योंकि पहेली एक्सप्लेन दैट द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट। तो पहेली ने एक्सप्लेन किया कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से ब्लड को कैरी करती है, सो इट इज एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन। तो ये आर्टरी है, ना कि एक वेन। इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कंटेन करता है टू द लंग्स। एंड देखो यहाँ से जा रहा है ना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जा रहा है ना, अब कहाँ जाएगा, इसी पल्मोनरी आर्टरी, यही पल्मोनरी आर्टरी तो लेके जाएगी। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, क्योंकि यहाँ पे वेन तो है नहीं, तो अब ये क्या करती है, इस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती है, ओके। तो फिर बोल रहे हैं इच कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। और साथ ही साथ पल्मोनरी वेन क्या करती है, फिर पल्मोनरी वेन, देखो अभी तक हमने पढ़ा कि आर्टरीज जितनी भी होती हैं वो सभी ऑक्सीजन को लेके जाती है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके जाती है, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, लंग्स तक, यहाँ हार्ट से लंग्स तक क्या करती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके जाती है। इसके अलावा भी अदर आर्टरीज होती हैं जो कि ऑक्सीजन को ही लेके जाती हैं, ठीक है। दूसरा, ऐसे ही हमने पढ़ा कि जितनी भी वेन्स होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके जाती है, ओके। ये दोनों एक्सेप्शन है, इसके अलावा बाकी जितनी भी वेन और जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो अपना अपना काम नॉर्मली कर रही होती हैं। तो वही ये बता रही है, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। लंग्स से, अब यहाँ पे ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है लंग्स से हार्ट तक वो लेके जाती है, फिर आर्टरी आ जाती है दोबारा, ओके। नाउ रेफर टू 11.3। तो इसी डायग्राम के बेसिस पे आपको बता रखा है जो कि हमने अभी समझा। तो बोल रहा है कि डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि आर्टरीज क्या हो रही है, छोटे छोटे वेसल्स में कन्वर्ट हो रही हैं। तो बोल रहा है कि ऑन रीचिंग द टिश्यू, टिश्यू में पहुंचते टाइम पे देखिए छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड हो रही हैं, छोटे छोटे ये हो जाती हैं, इनटू द दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। अब ये फिर और बहुत ही ज़्यादा पतली ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती हैं या डिवाइड हो जाती हैं, जिनको कि क्या कहा जाता है, मतलब कि और ज़्यादा छोटे वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको कि कैपिलरीज कहा जाता है। अब देखो हमारे ब्लड में कितनी सारी चीज़ें, एक सिंपल सा दिखने वाला ब्लड वो कितनी सारी चीज़ों को कैरी करके रखता है। तो इसमें क्या है, ये दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स, बहुत ज़्यादा और पतली ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं, जिनको कि हम कैपिलरी बोल देते हैं। द कैपिलरीज जॉइंस अप टू फॉर्म वेन्स। तो जो कैपिलरीज हैं वो जॉइंस होती हैं किससे, फ्रॉम वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। तो कैपिलरीज जॉइन अप टू फ्रॉम वेन्स, वेन से जॉइन होती है जो कि हार्ट को, जहाँ पे फिर वहाँ पे हार्ट में जाके एम्प्टी हो जाती है, ठीक है, खाली उसे कर दे जाता है। तो अब हार्ट हार्ट तो हम बहुत बोल रहे हैं, तो चलिए हार्ट की बात करते हैं। हार्ट यानी कि हृदय, उसे या दिल जिसे हम कहते हैं। तो द हार्ट इज एन
organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood। तो हमारा हार्ट क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो लगातार काम करते रहता है। जब आप सोए हो, आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप खेल रहे हो, हार्ट कभी बीट करना नहीं भूलता है। एक बार के लिए हम भूल जाते हैं कि हमारा हार्ट बीट कर रहा है, लेकिन हमारा हार्ट कभी बीट करना नहीं भूलता है, आप भले ही कुछ भी काम कर रहे हो। ओके, तो विच कैरी अदर सब्सटेंस विद इन, और साथ ही साथ ये ब्लड को क्या करता रहता है। अब हार्ट बीट कैसे करता है, क्यों करता है, क्योंकि ब्लड उसमें पंप हो रहा होता है। ब्लड की पंपिंग की वजह से हार्ट में बीट होता हुआ फील होता है। ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इन, जिसमें कि ब्लड के साथ साथ बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स रहती है, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट रहती है। ओके, इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर एयर्स विदाउट स्टॉपिंग। तो इमेजिन कीजिए एक पंप ऐसा है जो कि हर टाइम काम कर रहा है, लगातार पंपिंग कर रहा है बहुत सालों से, तो उसके बावजूद भी वो ख़राब नहीं हो रहा है, बिना रुके वो काम कर रहा है। तो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। येट आवर हार्ट वर्क लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। तो लेकिन हमारा हार्ट जो है वो एक पंप की ही तरह लगातार काम कर रहा है, नॉन स्टॉप काम कर रहा है। और अगर कभी हार्ट बीट रुक गई ना बेटा, तो फिर उस इंसान की डेथ हो जाती है। जब किसी इंसान की डेथ होती है तभी हार्ट बीट रुकती है, उससे पहले कभी भी हार्ट बीट्स नहीं रुकती है, हार्ट पंप करना कभी नहीं रुकता है। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग। तो yet our heart work like a pump non-stop। Let us now learn about the heart। तो हमारा हार्ट कुछ ऐसे ही पंप करता है। चलिए जानते हैं अब हार्ट के बारे में कुछ चीजें। तो the heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted toward the left। तो हमारा जो हार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट रहता है, जो कि नॉर्मली चेस्ट कैविटी के सेंटर में प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये झुका हुआ रहता है कहाँ, हमारे लेफ्ट साइड में। इसीलिए जो हार्ट बीट होती है ना बेटा, वो हमें कहाँ फील होती है, लेफ्ट साइड में फील होती है। लेकिन हमारा हार्ट की जो एक्चुअल जो लोकेशन होती है ना, वो सेंटर में, चेस्ट के सेंटर में होती है, लेकिन हार्ट थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, लेफ्ट साइड की तरफ झुकाव उसका ज़्यादा होता है। तो उस वजह से हमारे हार्ट बीट हमें लेफ्ट साइड में फील होती है, और हम बोलते हैं कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे कि ये लेफ्ट और ये लेफ्ट पोर्शन, अगर मैं ये राइट पोर्शन में मान लेती हूँ, ये लेफ्ट पोर्शन है और ये हार्ट है, तो हार्ट है तो यहाँ पे सेंटर में है, लेकिन थोड़ा सा झुका हुआ है यहाँ, ठीक है, लेफ्ट की तरफ। ओके, तो फिर बोला है होल्ड योर फिंगर इनवर्ड एंड योर पाम। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपने कुछ इस तरीके से होल्ड करना है अपनी फिंगर्स को अंदर की तरफ, आपके पाम की तरफ। दैट मेक यू फिस्ट, ऐसे, ताकि आप फिस्ट मीन्स मुट्ठी, आप मुट्ठी बना सको। ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे, ठीक है। यार सीधे सीधे बोलो, मुट्ठी बांधो। ओके, योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फेस। तो आपके हार्ट का साइज भी इतना ही होगा जितनी कि आपकी मुट्ठी का साइज आ रहा है। ओके, तो व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विथ ईच अदर। तो अगर अभी तो हमने पढ़ा कि आर्टरीज ब्लड ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके जाएंगी, और जो हमारी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके जाएंगी, तो कोई मिक्सिंग नहीं होगी। लेकिन क्या होगा जब इस तरीके की मिक्सिंग हो जाएगी, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, ऐसा होने से रोकने के लिए भी नेचर ने पूरा हार्ट तैयार किया है। हार्ट को भी ऐसे ही तैयार किया है कि बिल्कुल भाई मिक्सिंग तो आप कर ही नहीं सकते। ओके, तो द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। तो इसे हमारे हार्ट में देखिए, ये हार्ट का डायग्राम है, ठीक है बेटा। तो देखो इसको कहा जाता है 4 चैम्बर है। फॉर एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, और एक चैम्बर ये है, ठीक है। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट आर्ट्रियम। इसे लेफ्ट आर्ट्रियम कहा जाता है और इसे लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। ओके, एंड दिस इज राइट आर्ट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल, क्योंकि ये राइट साइड में प्रेजेंट है। तो 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल हमारे पास प्रेजेंट है। एक लेफ्ट साइड आर्ट्रियम है, एक राइट साइड है, एक राइट वेंट्रिकल है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल है। ओके, हो गए ना 4 पोजिशन, 1 2 3 4। ओके, साथ ही साथ देखो इनके बीच में एक पार्टीशन है, इसके और इसके बीच में एक पार्टीशन है, पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द 2 हाफ्स। तो इसको इससे नहीं मिलने दे रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल वाले से, या लेफ्ट पोर्शन को राइट पोर्शन से नहीं मिक्स होने दे रहा है ना। और देखिए पल्मोनरी वेन्स का डायग्राम, पल्मोनरी वेन्स कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। और ये ऊपर जो पैर जैसा पोर्शन हमें नजर आ रहा है, इसे पल्मोनरी आर्टरी कह दिया जाता है। ये एरोटा होती है, ये वेना कावा इसे कहते हैं, ठीक है। और ये तो राइट आर्ट्रियम हो गया, ठीक है। तो अब जानते हैं इनके बारे में। ओके बेटा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कितना सुंदर डायग्राम है, देखिए हमारे हार्ट का, और कितनी सारी चीजें इसमें प्रेजेंट है।
बोल रहे कि व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विथ ईच अदर। क्या होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड दोनों ही मिक्स हो जाएंगे। तो टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, ऐसा होने से रोकने के लिए, द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 बॉक्स होते हैं। द 2 अपर चैम्बर आर कॉल्ड आर्ट्रिया, तो जो ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं उसे आर्ट्रिया हम कह देते हैं। एंड द 2 लोअर चैम्बर आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स, तो इनको क्या बोल देते हैं, नीचे के जो चैम्बर हैं उनको वेंट्रिकल्स कह दिया जाता है। ओके, तो बोल रहा है कि द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स, जो इन चैम्बर्स के बीच में जो पार्टीशन है ये क्यों होता है, इट हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो यहाँ के ब्लड को यहाँ मिक्स नहीं होने देता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को ऑक्सीजन के साथ मिक्स नहीं होने देता है। इसलिए हमारे हार्ट ने खुद में एक पार्टीशन किया हुआ है, एक गैप उसने बनाया हुआ है कि नहीं, आप मिक्स नहीं होगे। ओके, टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे कैसे इसका फंक्शन है, किस तरीके का इसका काम करने का तरीका है, तो इसको जानने के लिए आगे हमने पढ़ना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम बात करते हैं हमारे हार्ट के राइट साइड से स्टार्ट हम करते हैं। फिगर 11.3 एंड फॉलो द एरोज, फिर एरोज को आपने इसको फॉलो करना है। ओके बेटा, तो ये देखिए यहाँ से आपने फॉलो करना था, ये तो हमने पढ़ दिया ना, ये तो आपको समझ में आ गया है। तो फिर उसको बोल रहे हैं दीज एरोज शोज द डायरेक्शन ऑफ ब्लड, तो ये एरोज क्या करते हैं, ब्लड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। तो यहाँ से ब्लड के फ्लो को, ये देखो एरो ऊपर लगाया तो ब्लड यहाँ जा रहा है, एरो नीचे लगाया तो नीचे जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है उसके बारे में बात की जा रही थी। हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज फॉर्म टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो उसके बाद वापस हार्ट में ही भेज दिया जा रहा है। देखो आपको नहीं लगता कि ब्लड हार्ट से ही, भले ब्लड ऑक्सीजन वाला आ रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड वाला आ रहा हो, हार्ट से आके वापस हार्ट में ही भेज दिया जा रहा है ना। एक जगह एक बार तो उसको सही प्योर करने के लिए भेजा जा रहा है और एक बार प्योर वाला आ रहा है, लेकिन अब हार्ट से आके हार्ट में ही तो वो चले जा रहे हैं ना बेटा। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो यही आपसे बोला जा रहा है कि द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इज इट इज पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जहाँ से ये रेस्ट ऑफ द बॉडी में पंप हो जाएगा, बॉडी के बाकी पार्ट्स में। तो बोल रही है पहली, वंडर विच साइड ऑफ द हार्ट विल हैव ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड विच साइड विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब आपको इजीली पता चल जाएगा क्योंकि हमने पढ़ लिया है, हमने ये भी पढ़ लिया, हमने पिछला डायग्राम भी देखा 11.3। तो जब आप 11.3 देखोगे और आर्टरीज और वेंस जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, पहेली की ही तरह पहेली को भी थोड़ा सा रिवाइज की जरूरत है, उसको पता चल जाएगा कि कौन से साइड में ऑक्सीजन वाला ब्लड है और कौन से साइड में डीऑक्सीजन, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, उसे पता चल जाएगा। तो एक बार रिवाइज कीजिए आपको, या आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना था तो आपको आंसर पता होगा, है ना। नाउ अब दूसरा आता है हार्ट बीट, जो हमें फील होती है, जिससे हमें फील होता है कि हाँ हमारे अंदर भी हार्ट है। हार्ट बीट मीन्स धड़कन, धड़कना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। तो जो वॉल्स होते हैं ना, ये जो दीवार होती है, इन चैम्बर्स की जो दीवार है ये मसल्स की बनी हुई रहती है, इसमें बोन नहीं होती है बेटा, ये मसल्स की बनी हुई रहती है। दीज मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली, रिदम के साथ एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक बार रिलैक्स हो जाती है, मतलब एक बार सिकुड़ रही है, एक बार फिर आराम से फैल जा रही है। ठीक है, तो ये लगातार ये प्रोसेस चलते रहती है, क्योंकि एक बार ब्लड आ रहा है, एक बार ब्लड जा रहा है, जब जा रहा है तो खाली हो जा रहा है, एक्सपेंड हो जा रहा है, जब आ रहा है तो बिल्कुल टाइट हो जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन, इसमें लगातार एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक बार रिलैक्सेशन, एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक बार रिलैक्सेशन, ये प्रोसेस लगातार चलती ही जाती है। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कंटिन्यू और हार्ट बीट। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, जो ये लगातार होते ही रहता है, कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन, एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उसके बाद रिलैक्सेशन, तो जो ये लगातार चलते रहता है यही हार्ट बीट को बनाता है। यही रीज़न है कि हमें हार्ट बीट फील होती है। क्यों? क्योंकि हार्ट लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करते ही रहता है, लगातार इसमें प्रोसेस चल रही होती है, तो इसी वजह से हार्ट बीट फॉर्म होती है, इसे हम हार्ट बीट कहते हैं। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट आर आवर लाइफ। तो आपको याद कीजिए कि आप कभी भले ही सोए हों, आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, खेल रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो हर टाइम हमारी पूरी लाइफ टाइम में जो हार्ट है हमारा वो हमेशा बीट करते ही रहता है। ओके,
इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अगर आप अपना हाथ अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में रखेंगे, यू कैन फील योर हार्ट बीट, आप अपनी हार्ट बीट्स को फील कर सकते हैं। द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा कि डॉक्टर कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट हमेशा गले में रख के रखते हैं, और जब भी आप चेकअप के लिए जाते हैं तो वो ज़रूर आपकी हार्ट बीट को चेक करते हैं, है ना। आपकी चेस्ट में इसको रखते हैं ना, तो उससे ये फील करते हैं, क्लियरली उन्हें आपकी हार्ट बीट सुनाई देती है, इसलिए वो स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी आप अपने चेस्ट पे हाथ रखिए लेफ्ट साइड में, आपको ज़रूर वहाँ पे हार्ट बीट फील होगी। ओके बेटा, नाउ और डॉक्टर यूज द स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप जिसको हिंदी में शायद आला कहा जाता है, जो कि चेकअप के लिए यूज़ होता है, एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट, जो कि क्लियर करके आपके हार्ट की साउंड को बिल्कुल क्लियर करके बढ़ा के वो सुनाएगा, इसलिए वो स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम, तो ये इसमें क्या होता है, ये कंसिस्ट करता है एक चेस्ट पीस में, जो कि सेंसिटिव डायफ्राम को कंसिस्ट करता है, इसमें होते हैं। और देखिए ये है, इसमें एक ट्यूब है, और साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं, दो एयर पीसेज जो कि कान में लगाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो पीसेस एंड ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट, एक ट्यूब होती है जो कि ज्वाइन करती है इस पूरे पार्ट को, तो पूरे पार्ट को ज्वाइन कर रही है ना, देखो चेस्ट पीस से यहाँ तक एक ट्यूब है, ये ट्यूब है जो कि इनको दो पार्ट्स को ज्वाइन कर रही है। डॉक्टर कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन, क्योंकि वो डॉक्टर है, वो आपकी हार्ट बीट से ही आपके कंडीशंस का पता लगा सकते हैं, आपके हार्ट का, ठीक है। तो डॉक्टर के लिए कितना पढ़ना पड़ता होगा ना, कि वो एक बार सुन के आपकी हार्ट बीट सुन के ही वो बता देते होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको डॉक्टर बनना होगा, तो डॉक्टर बनने के लिए आप सोचिए, एक स्टेथोस्कोप से आपको पता लगाना हो जाता है, या एक स्टेथोस्कोप से पता लग जाता है कि आपका हार्ट सही है या नहीं है। तो कितना टफ पढ़ते होंगे ना वो, कितना टफ होता होगा उनकी पढ़ाई, तो और कितनी इंटरेस्टिंग होती होगी, कितने नई नई चीज़ों के बारे में वो जानते होंगे। तो और डॉक्टर्स तो वैसे भी गॉड माने जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ को सेव करते हैं, है ना, उनको ठीक करके सेव करते हैं। अभी भी सारे के सारे डॉक्टर, हम सब लोग घर में हैं, लेकिन सारे के सारे डॉक्टर हैं, सोल्जर्स हैं, टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, और बाकी गवर्नमेंट जो भी हैं, और जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, वो सभी के सभी लगे हुए हैं ना अपने अपने काम में, सभी हमारे लिए लगे हुए हैं कि कैसे भी कोरोना वायरस को रोका जाए। तो वैसे ही ये डॉक्टर जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। हर जगह हर बार, भले ही कुछ भी हो जाए, डिजास्टर हो, अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, कुछ भी हो, तो एक आर्मी और दूसरे डॉक्टर्स ये हमेशा हमारे लिए रेडी रहते हैं, है ना। तो बोल रहे हैं कि चलिए देखते हैं आपकी हार्ट की कंडीशन को उस स्टेथोस्कोप से सुन के ही वो पता लगा लेते हैं। तो लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। तो क्या हम स्टेथोस्कोप जैसा कुछ बना सकते हैं, हमारे आसपास जो मटेरियल है उनकी हेल्प से? ऑफकोर्स बना सकते हैं, हमें बताया जाएगा, चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 11.2, ओके। 11.2, टेक अ स्मॉल फनल, एक फनल आप ले सकते हो, देखिए जैसे इसमें लिया हुआ है, ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जिसका डायमीटर 6 से 7 सेंटीमीटर हो। फिक्स अ रबर ट्यूब, एक रबर ट्यूब को फिक्स कर दीजिए, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग जो होगी एक रबर की ट्यूब या पाइप वगैरह आपके पास होगा ना बेटा, उसको इसमें फिक्स कर दीजिए। टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, फनल के नीचे जो एक किनारा है ना, यहाँ पे आप इसे टाइट बांध लीजिए। स्ट्रेच अ रबर शीट, एक रबर शीट या बलून को स्ट्रेच कीजिए ऑन द माउथ ऑफ द फनल, कुछ इस तरीके से फैला दीजिए, ठीक है। तो रबर की शीट क्या हो सकती है, हमारे पास बलून ही हो सकता है, तो इसको स्ट्रेच करके इसे चिपका दीजिए या फिक्स कर दीजिए किसी भी तरीके से। इट टाइटली विथ अ रबर बैंड से करेंगे तो ज़्यादा टाइट रहेगा, ठीक है। तो पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर ईयर, तो उसमें से क्या कीजिए, एक जो ट्यूब है ना, जो ये ट्यूब है, इसको अपने कानों में लगाइए, जैसे कि इस बच्चे ने लगाया। देखो स्टेथोस्कोप को इसने अपने हार्ट में लगाया, जो फनल वाला जो पोर्शन है इसे हार्ट में लगाया, और उसके बाद इसको अपने जो रबर ट्यूब है उसे अपने एयर्स में लगाया। तो प्लीज़ नाउ टर्न योर पेज नंबर 126 ओपन कीजिए। प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट, तो और जो फनल का जो माउथ वाला पोर्शन है वो अपने हार्ट के पास लगाइए। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली, अब सुनने की, जब वो रबर ट्यूब आपने कान में लगाया है तो बहुत केयरफुली ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। नाउ ट्राई, डू यू हेयर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड, क्या आप थम्पिंग साउंड, एक लगातार एक थम्पिंग इस तरीके की कोई साउंड को आप सुन रहे हो? ऑफकोर्स आप सुन रहे होंगे। द साउंड इज दैट ऑफ हार्ट
द साउंड इज दैट ऑफ हार्ट बीट। तो ये साउंड कौन सी है? ये वही हार्ट बीट है जो ये वही बीट है जो कि हमारा हार्ट लगातार बीट करते रहता है, लगातार पंप कर रहा है, तो वही बीट आपको सुनाई दे रही है। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट? तो अब 1 मिनट के लिए स्टॉप वॉच का यूज़ कीजिए या 1 मिनट का टाइम नोट कीजिए और देखिए कि कितने टाइम तक आपका हार्ट एक मिनट में कितनी बार आपका हार्ट बीट कर रहा है। ओके, काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4-5 मिनट। एक बार तो आपने नॉर्मल कंडीशन में इसे काउंट कर लिया, दोबारा तब काउंट कीजिए जब आप 4 से 5 मिनट के लिए आपने दौड़ लगाई, फिजिकल एक्टिविटी करी, उसके बाद आप दोबारा से सुनने की कोशिश कीजिए, दोबारा से ऑब्जर्व कीजिए कि 4-5 मिनट दौड़ने के बाद आपकी 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट आ रही है, और रेस्ट में जब आप नॉर्मल बैठे हुए हैं उस टाइम पे कितनी आई 1 मिनट में, और दौड़ने के बाद कितनी आई उसे नोट कीजिए। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, तो उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशन को कंपेयर कीजिए। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड वाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग एंड रिकॉर्ड इन टेबल 11.2। तो आपने अपनी पल्स रेट को, अपनी हार्ट बीट को क्या करना है? नोट करना है। ऐसे अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली में जितने लोग हैं उनका आपने नोट करना है और उसका ऑब्जर्वेशन आपने टेबल 11.2 में कर देना है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट्स तो बेटा हम कर नहीं सकते घर पे, है ना, तो आप घर वालों का कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं। तो हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी आई वो लिखिए, पल्स रेट कितनी आई वो लिखिए, और रनिंग के बाद, दौड़ने के बाद हार्ट बीट कितनी आ रही है 1 मिनट में और पल्स रेट कितनी आ रही है इसको भी नोट कीजिए। मतलब ये एक बार तो रेस्टिंग पोजीशन में आपने सबका करना है, फिर एक बार फिर सबको दौड़ाओ बेटा। वैसे भी दौड़ना, वॉक करना अच्छा होता है ना, तो 4 से 5 मिनट के लिए बोले कि चलिए सभी लोग दौड़िए, उसके बाद या 1 बाय 1 कीजिए, क्योंकि 1 बाय 1 करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद 1 बाय 1 सबको 4-5 मिनट के लिए दौड़ने को कहिए, उसके बाद पल्स रेट भी और हार्ट बीट भी आप चेक कीजिए और जो आता है वो यहाँ पे को लिख दीजिए। ओके, नाउ each heartbeat generate one pulse in the arteries and pulse rate per minute indicating the rate of heartbeat। तो हर एक हार्ट बीट वो जो जनरेट करती है एक पल्स को, किसमें? इन द आर्टरीज में, और जो पल्स रेट है पर मिनट वो इंडिकेट करता है कि हार्ट मतलब कि रेट ऑफ हार्ट बीट को वो इंडिकेट करता है, हार्ट बीट की रेट कितनी है पर मिनट में उसे वो बताता है। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो लगातार एक रिदम में बीट करना, हमारे हार्ट का जो रिदम में बीट करना होता है इसके चैम्बर्स में, ये मेंटेन करता है सर्कुलेशन को, लगातार सर्कुलेशन को ये होने देता है, लगातार सर्कुलेशन करवाने में ये हेल्पफुल है ब्लड के सर्कुलेशन में। साथ ही साथ ब्लड में मिक्स हुए जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके सर्कुलेशन को इंश्योर करता है और बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। ओके, बूझो वंडर्स इफ स्पॉन्ज जो होते हैं ना एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। तो स्पॉन्जेज और हाइड्रा का भी क्या ब्लड होता है, बूझो ये सोच रहा है। तो एनिमल सच एज स्पॉन्जेज एंड हाइड्रा डू नॉट पॉजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये इंटरेस्टिंग ये है कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनमें कोई भी जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। तो इनमें क्या होता होगा बेटा, द वाटर इन विच दे लीव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर देयर बॉडी। तो जहाँ पे रहते हैं, जिस पानी में ये रहते हैं, उस पानी में प्रेजेंट जो वाटर, मतलब कि उस जगह में प्रेजेंट जो वाटर है वही इनके लिए फूड, उसी में ये खाना मिक्स होता है इनका, और ऑक्सीजन भी मिक्स होता है जब ये बॉडी में एंटर करता है पानी। ठीक है, द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। तो और साथ ही साथ वाटर ही वो पार्ट होता है, वाटर ही वो चीज़ होती है, जैसे हमारी बॉडी में तो ब्लड होता है ना, इनकी बॉडी में वाटर ही सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स की और फूड की, ऑक्सीजन की, और साथ ही साथ वाटर ही इनकी बॉडी में बने हुए वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है। दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड। तो जब वाटर ही सारा काम कर दे रहा है तो इनकी बॉडी में ब्लड की जरूरत ही नहीं होती है जो सर्कुलेट करे, क्योंकि सारा का सारा सर्कुलेशन का काम कौन कर दे रहा है, वाटर कर दे रहा है। तो वाटर कर दे रहा है तो फिर ब्लड की जरूरत इनको नहीं होती है। ओके, लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कुछ वेस्ट होते हैं, तो या और अगर होते हैं तो फिर इनको कैसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रिएशन इन एनिमल, एक्सक्रिएशन यानी कि वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, हमारी बॉडी में बनने वाला जितना भी वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है बेटा, उसे एक्सक्रिएशन कहा जाता है। तो कैसे इसका एक्सक्रिएशन होता है इसके
बारे में हम जानेंगे। तो बोल रहे रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। याद कीजिए जब हमने पढ़ा था कि हम एक बार सांस ले रहे हैं, फिर हम सांस छोड़ रहे हैं, और फिर हमने पढ़ा कि कैसे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आता है और ऑक्सीजन कैसे अंदर जाता है। यही सारी चीज़ें तो पढ़ी ना। यानी कि इनहेलेशन एक ऐसी प्रोसेस हमने पढ़ी जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं, एक्सहेलेशन एक ऐसी प्रोसेस हमने पढ़ी जिसमें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो गैस है वो बाहर आ जाती है ना। तो ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन। और साथ ही साथ ये भी याद कीजिए कि इजेशन के टाइम पे, यानी कि जब वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है, तो हमने पढ़ा था कि कौन सा फूड होता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि ऐसा खाना जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई उसको बॉडी इजेस्ट कर देती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ऐसे ही जानते हैं कि कैसे बाकी के जो वेस्ट मटेरियल हैं, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि बॉडी के वेस्ट मटेरियल रिमूव कर दिए जाते हैं, तो वो कैसे रिमूव होते हैं इसके बारे में जानते हैं। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम। तो आप सोच में पड़ जाओगे कि ये कहाँ से आते हैं, ये अनवांटेड मटेरियल बॉडी में कहाँ से आते हैं, आखिर बॉडी इनको यूज़ क्यों नहीं करती है, क्यों उसके लिए ये वेस्ट होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, व्हेन आर सेल परफॉर्म देयर फंक्शन, जब भी हमारे सेल्स काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हर एक सेल कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। बेटा हम रेस्ट में है ना, हम बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, बस हम सोए हुए हैं, समझ लीजिए नींद आ रही है, उसके बावजूद भी ये सेल अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। और हमारी बॉडी में जितने भी सेल है ना, कोई भी सेल फ्री नहीं होता है, हर एक सेल का अपना अपना कुछ ना कुछ काम होता है। सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज। तो उस टाइम पे क्या होते हैं, जब भी ये काम कर रहे होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं हमारी बॉडी की, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जैसे कि आपने घर साफ किया ना, आप रोज भी साफ करोगे तो कुछ ना कुछ गंदगी निकल ही आती है ना, तो वैसा ही हमारी बॉडी के साथ भी होता है, कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तो बनता ही है। दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और ज़रूरत होती है बॉडी को कि ये इनको बॉडी से बाहर निकाले, अदरवाइज कभी कभी डेथ भी हो जाती है इन टॉक्सिन्स की वजह से। तो बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक ऐसी प्रोसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट सेल से बनने वाला वेस्ट, सेल का जो वेस्ट है, सेल ने कुछ काम किया और उसने जो वेस्ट प्रोड्यूस किया, उसी वेस्ट को क्या कहा जाता है, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्सक्रिएशन। ठीक है, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो क्या कहा हमने, the process of removal of waste is produced in the cells of the living organisms is called excretion. The parts involved in excretion from the excretory system, तो ये जो parts होते हैं excretion के, waste को निकालने वाले जो part होते हैं, वो क्या बनाते हैं बेटा, ये form करते हैं excretory system का। देखो excretory system ह्यूमन बीइंग में कुछ इस तरीके का होता है। आप चाहे तो बेटा जैसे अगला लेक्चर हमारा जब होगा तो तब तक आप क्या कर सकते हो, ह्यूमन excretory system बना सकते हो, कॉपी में नहीं। आपने क्या करना है, आप कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे प्लास्टिक की बॉटल ले ली, उससे आपने कुछ इस तरीके का शेप बना लिया है ना, और फिर ऐसे ही कुछ आपने कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल ले लिए जिससे कि आप लंग्स बना सकते हैं। लास्ट टाइम अभी जो 8th क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने मॉडल बनाया था इसका, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और बहुत मज़ा आया था हमको क्लास में करने में। हमने ग्रुपिंग करी थी और हर बच्चे को 4 और 5 के ग्रुप में हमने डिवाइड किया था और सब ने मिलके किया था। तो अब आप ग्रुप में तो नहीं कर सकते ना ही हम क्लास में कर सकते हैं, तो अभी आप ये कर सकते हो, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाइए बेटा। और उसके बाद आप, और यहाँ पे फिर कुछ रबर की जो पाइप्स वगैरह होती है ना, अब ऐसा नहीं कि नई नई चीज़ें उठा के काट पीट मत कर देना बेटा। अगर आपके पास वेस्ट है, या आप किसका कर सकते हो, कार्डबोर्ड लीजिए, उसी का आप बना सकते हैं, कागज़ का आप बना सकते हो, कागज़ को फोल्ड कीजिए, जो पेपर होता है उसे फोल्ड कीजिए और कुछ इस तरीके से आप उसे कर सकते हो, ऐसे बना दीजिए। और फिर यहाँ पे ये क्राफ्टिंग वगैरह तो आप बहुत करते हैं ना, ये आप बना सकते हैं, और पाइप टाइप की जोड़ दीजिए ये, और उसको फिर कहीं किसी एक चीज़ में पेस्ट कर दीजिए, और फिर उसको मेंशन कर दीजिए कि दीज आर किडनी, दिस इज यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ओपनिंग। तो आप ये करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा ये करने में, और आपका एक मॉडल भी तैयार हो जाएगा, है ना, और आप सीखने को भी मिलेगा। हमेशा याद रहेगा आपको कि यहाँ पे किडनी प्रेजेंट रहती है, यूरेटर, और कैसे काम करता है फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ। तो जब आप ये बना लोगे, और जैसे आज आपने बना दिया, कल मैं आपको दूसरा लेक्चर दे रही हूँ, तो आप अपना ये जो आज आप बनाओगे, तो ये आप क्या करोगे, पूरा का पूरा क्या कर दोगे बेटा, अपने सामने रखोगे। आपने बनाया, अपने सामने रखिए कल को, और जब जैसे जैसे मैं जिस पार्ट के बारे में एक्सप्लेन करते जाऊँगी, कल को आप उसे सुनते जाओगे, तो कितना अच्छा लगेगा। आप
बुक का डायग्राम ना देख के आप अपना डायग्राम देखोगे, अपना बनाया हुआ मॉडल देखोगे और उससे सीखोगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। आई होप कि आपकी पूरी क्लास ये बनाएगी, और जब आप बना लोगे तो एक एक पिक्चर मुझे भी सेंड कर देना, है ना। आपको पता ही है, आईडी तो आपको पता है ना, एम स्क्वायर साइंस वाली, तो आप उसमें मुझे या मैसेज कर दीजिए या जहाँ पे ये पोस्ट हो रहा है उसी में आप इसको भी सेंड कर दीजिए पिक्चर को। ओके, तो फिर देखती हूँ मैं आप लोगों में से कितने लोग इस मॉडल को बनाते हैं। और बेटा मेक श्योर कि मैंने सबके नेम नोट किए हुए हैं। आजकल सिर्फ तृप्ति के आंसर मुझे आ रहे हैं क्लास 7 से, और संचिता, तृप्ति, संचिता एंड आई थिंक वन मोर गर्ल, 2-3 बच्चों के ही मुझे आंसर आ रहे हैं और किसी के आंसर नहीं आ रहे हैं। 7th क्लास तो बिल्कुल काम नहीं करी, और 8th क्लास भी सबसे अच्छे से काम कर रही है। 6th क्लास, हर एक बच्चा एक्टिव है बेटा, आप लोग भी एक्टिव रहिए, आप लोग भी काम कीजिए। तो और एक दिया है वो भी काम कर रही है, आप लोग तो कर ही नहीं रहे हो। तो ये तो बनाइए, ये करने में तो आपको बहुत मज़ा आएगा, हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ये सब। किडनी प्रेजेंट है, यूरेटर प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, यूरेथ्रा प्रेजेंट है, यूरिनरी ओपनिंग प्रेजेंट है। ये हमारी बॉडी है, ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में ये सब प्रेजेंट, समझना क्या है, हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट है, आप उसे बाहर से बना रहे हो। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये होगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना, अपनी बॉडी के पार्ट्स का मॉडल हम बना रहे हैं, तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये आप बनाइए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसकी वर्किंग होती है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस हम पढ़ेंगे, और यहाँ पे कुछ हमें दिया हुआ है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए आपने क्या करना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है। और आज के लिए तो पहले तो ये रिवाइज कीजिएगा, जितना आज हमने पढ़ा है ना, जो जो पोर्शन हमने पढ़ा है उसको आपने रिवाइज करना है आज। और उसके बाद ये मॉडल के लिए सामान इकट्ठा कीजिए, जल्दी जल्दी मॉडल बनाइए, ताकि कल को अगर हम ये लेक्चर करें तो आप अपने मॉडल से इसको समझें। ओके, बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है। ओके बेटा, तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट आपके मॉडल के लिए।